सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मैं ईशा अरोड़ा, स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की बेटी, मोती बाजार नींबू घेर से। वैसे मेरा ससुराल गंगा विहार कॉलोनी में है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सच बता रही हूँ कि मेरा क्या कसूर। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया पार्ट 2 में कि मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसने पहले ब्रेड बेच के मेहनत की कमाई खिलाई। फिर उसके बाद मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी बेचल में, टरबाइन इंजीनियर थे वो। और उसके बाद हमारा सब कुछ सही हो गया था। हमारे घर में धीरे धीरे तरक्की होने लगी। मेरी बहन और मैं, हम 3 बहनें थीं। मेरे बाद एक आंचल अरोड़ा थी, फिर उसके बाद एक हिमानी अरोड़ा। हिमानी अरोड़ा 2 महीने की थी तो आंचल अरोड़ा अचानक नमोनिया के कारण वो एक्सपायर हो गई। हम उसे नहीं बचा पाए। वो 8 साल की थी। तब से मेरी मम्मी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। वो अपने से आपे से बाहर हो गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल रही। वो हम सबको गाली देती थी घर में, पूरा मोहल्ला जानता है। मेरे पापा को गाली, दादी को गाली, बुआ को गाली, मुझे गाली। दिन रात हमने उनके साथ गाली सुन सुन के बड़े हो गए। ये सोचकर कि मुझे पता था मम्मी का डिप्रेशन। एक बेटी अगर खोई हो, जवान 8 साल की बच्ची खोई हो, जिस माँ ने, उसके दिल पे क्या बीतती होगी, जिसने 9 महीने रखा हो और जिसे पाला हो। हमने तो एडजस्ट कर लिया अपनी मम्मी के साथ, पापा ने भी कर लिया। धीरे धीरे हम बड़े हो गए। लेकिन मुझे असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी। आपको पता ही होगा बेचल एम्प्लॉय लोगों को कि वहाँ पे मेडिकल कार्ड वगैरह सब बनते हैं, पूरी फैमिली के बनते हैं, सारी फैसिलिटीज़ थी। जब मेरे पापा बेचल में नहीं थे, जब वो ब्रेड बेचते थे, तब ये माँ को नहीं याद था कि ये मेरा बेटा है। तब इन बहनों को भी नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है। अशोक कुमार मेरा बेटा है और अशोक कुमार अरोड़ा जी मेरे भाई हैं। वो कहते हैं ना, जिसके पल्ले दाने रिश्तेदारों से पहचाने। तो तब तो हमारे पापा गरीब थे, ब्रेड बेचते थे। तब चाचा के पास दुकान थी दादाजी की, और वो दुकान भी शायद ये पूरा बाजार जानता है कि वो मेरे पापा के नाम की दुकान थी, अशोक कुमार अरोड़ा की। वो भी अखाड़े से कैसे नाम ट्रांसफ़र हो गया विनोद कुमार अरोड़ा पे, पूरा बाजार जानता है। कैसे ट्रांसफ़र कराया दादी ने चाचा के साथ मिलकर। हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी उस घर में। एक टूटा सा एक छोटा कमरा दादी ने और दादा ने दे दिया, जा वे अपना गुजारा कर। जहाँ से बरसात की लीकेज के पानी टपकते थे। पापा के पास पैसे नहीं होते थे कि वो लेंटर भी डलवा ले उस घर में। जिसकी पोती की कभी ख्वाहिशें बचपन में पूरी नहीं हुई। कभी कभी फ्रूट्स नहीं मिलते थे, बिस्कुट नहीं मिलते थे। 2 फ्रॉक होती थी, एक येलो कलर की, एक ब्लू कलर की। वो भी सिर्फ उसकी नानी ने दी थी। दादी का तो मतलब ही नहीं था, चाचा का तो मतलब ही नहीं था। हम तो गरीब थे ना। उसकी पोती 2 फ्रॉक पे घूमती रहती थी, वो भी उसकी नानी ने दी थी। और बड़े गर्व से कहती थी वो गुड़िया, ये मेरी नानी ने दी है। मेरी नानी मामा सब दिल्ली रहते हैं। मेरे पास चप्पल नहीं होती थी। और जब मैं दिल्ली जाती थी ना नानी के घर छुट्टियों में, तो नानी से यही कहती थी 2 फ्रॉक और नानी 1 जोड़ी चप्पल दे देना। उसके बावजूद भी, इतनी गरीबी के बाद, मेरे पापा ने कभी मेरे मामा से या मेरी नानी से, मेरी मौसियों से कभी भी किसी प्रकार की हेल्प नहीं मांगी। नहीं तो आजकल के तो लालची लोग, दहेज के लोग अपनी बीवी को तंग करके मायके भेजते हैं, जा भाई वहीं से राशन ला, वहीं से कपड़े ला। नहीं, मेरे पापा स्वाभिमानी थे। वो मेरी नानी को भी यही बोलते थे, मैं नमक से खिलाऊंगा, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बेटी अगर नमक से खा रही है, वो मेरी पत्नी है। अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता तो मेरे को फिर भी नहीं लेना। तुम्हें नहीं होता तो तुम इसको ले जाओ, पर तुम मेरे घर में नहीं भरोगे राशन पानी। मैं अपने बच्चों को वो स्ट्रगल करना सिखाऊंगा कि अगर कल ये मुसीबत जो आज इनका बाप झेल रहा है और मेरी बेटी पे आ जाए, तो कम से कम मेरी बेटी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मुझे कैसे जीना है। मुझे कोई गलत कार्यों में नहीं पड़ना पैसे के लिए। मेरे पापा, दादी को मैं अच्छा कहती हूँ। दादी ने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं दिए। भले वो मेरे पापा के रियल मम्मी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोका टोका, सही गलत हिसाब करना सब सिखाया उन्होंने।
खाना बनाना सिखाया। आज भी वही टेस्ट मेरे हाथ में आता है। मेरी दादी कहती थी गुड़िया जिसके घर में जाएगी ना वो तो मजे लेगी सास। अरे सास मजे लेगी? मेरी दादी तेरी पोती को ये धंधा कराने के लिए लाई थी। इसको तो मतलब ही नहीं था कि मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ। आपको पता है मैं कुकिंग में कितनी एक्सपर्ट थी। आप खुद कहती थी कि हमारी गुड़िया जिसके घर में जाएगी हमारे को उस घर से कभी शिकायत नहीं आएगी कि तुम्हारी बेटी ने ये गलती कर दी या तुम्हारी बेटी ने खाना अच्छा नहीं बनाया। तो बोलती थी ना ये हमने अपनी पोती की तरह एक्सपर्ट कर दिया। आधा खाना बनाना मैंने पापा से सीखा और आधा आपसे सीखा। वही स्वाद वही टेक्सचर आज भी मेरे हाथ में है दादी। बल्कि मेरा पति तो ये कहता है इतना टेस्टी खाना बनाती थी तू तो रेस्टोरेंट खोल सकती है। आप कितनी मेरी तारीफ करती थी, कितना मुझे सामान बनाने आता था। मैं आपको बना बना के खिलाती थी। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चीज बटर मसाला, लच्छा पराठा, आइसक्रीम, मिठाई, नारियल की बर्फी सब करती थी ना मेरी दादी। लेकिन मेरी यहाँ पे औकात ही नहीं रही यहाँ कुकिंग की। यहाँ पे तो अगर शाही पनीर बना करके मैं किचन से अगर 2 मिनट इधर चली गई वॉशरूम के लिए तो उस शाही पनीर में इतनी सारा नमक डाल दिया जाता था ताकि वो कलेश का कारण बने और मैं भी भूखी रहूँ, घर परिवार भी भूखा रहे। फिर दोबारा ये खाना बनाएगी गर्मी में। तेरी बेटी को तो इतना तंग करा दादी, तू तो बहुत पीछे है। तुमने तो अपनी दोनों बहुओं को ही नहीं तंग करा। प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी ना तुम्हारे दिमाग में। किसी को तंग कैसे करते वो कृपया आकर के मेरी सास रूमा बेरी से क्लासेस ले आके बहू को कैसे तंग किया जाता है। हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। सब्जी में नमक खूब सारा मिला दो और लड़ने में फिर बहुत मजा आए। आज मैं तुम्हें वो सच बता के ही मरूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि जब मैं मरूं दादी तेरे मुंह से ये निकले कि अच्छा मर गई। आज भी तुम्हें मेरे पापा याद आते हैं ना, मैं भी याद आना चाहती हूँ दादी। इसलिए सच बता रही हूँ आज मैं समाज को। एक मर्यादा है। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है। वो गन वो लूज वर्ड मैं वीडियो में नहीं बोलूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताए बिना नहीं मरूंगी। अब मैं उस घर की थी ना बेटी आपकी, कितना अच्छा माहौल था दादी। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, मैं तो इमोशनल हो गई। मेरे यहाँ है दर्द। इन लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं बार बार क्यों कहती हूँ मेरे पापा बेचल एम्प्लॉय टरबाइन इंजीनियर थे, क्योंकि मेरी सास ने सबको ये बोला मैं गरीब घर की लड़की हूँ और काका टैक्सी यूनियन प्रधान वाली की। और जबकि काका टैक्सी यूनियन वाला किसका बॉयफ्रेंड था ये पूरा मोती बाजार जानता होगा। अपना दाग हमारे परिवार में लगा रही है औरत रूमा बेरी। मैं अपने घर में बड़ी होगी और उस दिन जब मैंने स्ट्रगल देखा, मैंने क्या स्ट्रगल देखा वहां से, जब मेरे पापा को अचानक हार्ट अटैक आया। वो भी इसलिए आया क्योंकि मकान और प्रॉपर्टी के पीछे चाचा से झगड़ा हो गया था। चाचा ने बदतमीजी बोली मेरे पापा को। मेरे पापा को मेरे जैसे ही अंदर सदमा लग गया कि मेरे छोटे भाई ने मुझे गालियां दे दी। वो कुछ नहीं बोल पाए और वो अंदर अंदर घुटे रोए और उनकी रात को उनकी तबीयत बिगड़ी हल्की हल्की। वो तब हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, बीपी बढ़ रहा था। पापा को बोला हम बेचल चलते, उन्होंने कहा नहीं मैं नॉर्मल हूँ। 2 बजे की बात है रात की। सुबह देखा कि उनको अटैक पड़ गया, टेंशन से पैरालाइज अटैक। मुंह भी टेढ़ा हो गया था, हाथ पे भी लकवा मार गया था और हम तुरंत 9 बजे बेचल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ एडमिट हुए। वहाँ एडमिट होने के बाद उन्होंने नॉर्मल कर दिया था 11-12 बजे तक। फिर लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये हाथ पैर सही चल रहे हैं और मुंह से बोल पा रहे हैं, घर तो आप ले जा सकते हैं लेकिन हम फिर भी इन्हें 2 दिन के लिए एडमिट करेंगे। हमने कहा ठीक है आप एडमिट कर लो। पापा वार्ड में शिफ्ट हो गए।
दोबारा से 3 बजे उनको फिर एक अटैक आया। और आज लोग ये कहेंगे कैसे कैसे। सुनना आप, मैं तो बच्ची थी, बड़ी थी, लेकिन पापा के लिए तो बच्ची रहूंगी ना हमेशा। मेरी एक छोटी बहन 12 साल की, मम्मी दिमागी तौर पर बीमार, जिसे अपना यही नहीं पता मेरा आदमी हॉस्पिटल ले गए, वो घर में बैठी हुई थी। उस हॉस्पिटल में मैं थी। उस वक्त दिखावे के लिए मेरी दादी भी थी, बड़ी बुआ भी थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को जाते जाते ये बोला, मुझे नहीं पता था कि इनकी आज लास्ट डिनर में कभी नहीं देख पाऊंगी पापा को। वो पेचल हॉस्पिटल में उन्होंने, मेरी दादी बुआ सामने बाहर खड़ी थी, मुझे उन्होंने धीरे से बुलाया। मैंने अपना कान करा पापा के पास, मैंने कहा बताओ। बोले ये जो खड़ी है ना, ये जो खड़ी है तेरी दादी और तेरी बुआ, इन पे कभी विश्वास मत करियो। लेकिन मुझे तो अपनी दादी से इतना प्यार था, अपनी बुआओं से इतना प्यार था, मुझे नहीं पता था ना कि मेरा अच्छा होना मुझे ही भारी पड़ जाएगा। समझ नहीं आ रहा था कि लोग मुझे नाटक करके दिखाते थे या मेरा इस्तेमाल करती थी मेरी बुआएं भी, कि गुड़िया आ जाएगी, घर का काम करेगी, पोछा झाड़ू करेगी, रोटी बनाएगी, दादी की सेवा करेगी, था ना, यही करती थी ना मैं। दादी की कम से कम मैंने 10-12 साल तो मैंने सेवा करी है ना दादी। आप इस चीज से मुंह पे कह दो कि नहीं करी। बुआओं ने भी करी है, मैं ये नहीं कह रही बुआओं ने नहीं करी, बुआओं ने भी करी, चाची ने भी करी। लेकिन जो सुबह 6 बजे पुष्पी के पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के जाना, अरुण चाचा के साथ स्कूटर पे बैठ के जाना, कभी पापा के साथ जाना, कभी नरेश अंकल के साथ जाना, ठीक है, कभी वो मेरा पंकज भाई, पुष्पी का बड़ा भाई, उनके साथ जाना। ठंड का टाइम हो, सुबह का 6 बजे वो मेरे को बेचल हॉस्पिटल उतारते थे 6:30 बजे। मैं तुम्हारी लाइन नंबर के लिए लाइन में खड़ी होती थी। तुम्हारी बेटियां नहीं खड़ी हुई है, तुम्हारे वो नाती नहीं खड़े हुए हैं, तुम्हारी बेटियों के बेटे। ये पोती खड़ी होती थी ठंड में, अपनी नींद खराब करके सुबह 5 बजे उठ करके, नहा करके, पूजा करके, चाय पी करके और बाहर खड़े हो जाना और अरुण चाचा को देखना या पंकज भाई को देखना या अरुण अंकल, रविंदर अंकल को देखना कि ताऊ जी आप बेचल की तरफ जा रहे हो ना ड्यूटी पे, तो मुझे बेचल हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल उतारते हुए जाना, दादी का नंबर लेना है। ये सब गवाए दादी। तेरी इस पोती ने 12 साल तुम्हारी सेवा करी है मेडिकल में। सुबह जाना, फिर वहाँ पे नंबर लेके आना, फिर तुम हॉस्पिटल आती थी, वहाँ डॉक्टर को दिखवाती थी, मेडिकल चेकअप होता था, और कई बार तो आप भी नहीं जाती थी, आपकी जगह मैं ही खुद जाकर के दवाई रेफर करवा के लाती थी डॉक्टर से। सब भूल गए आप डॉक्टर बलवंत सिंह खुशवा जी से। आप हार्ट की मरीज थी, आपका सब कुछ करा, आप पहले भी एडमिट हुई, तब भी पापा और मैं आपके पास रोज आते थे, बुआएं भी आई हैं, ठीक है। ये मैं अब इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को सच पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो वो हो कान की कच्ची, बल्कि मेरे पापा तो ये बता गए थे कि कान के कच्चे कभी नहीं बन के रहना चाहिए, लेकिन आप कान की कच्ची हो। आपको बोल दिया कि गुड़िया गलत घर में चली गई है और ये देह व्यापार का काम करते हैं, तो गुड़िया के लिए भी तुम आते हैं ना कि, और तुम देखो कैसी दादी बुआ हो, पता भी लगा, लेकिन तुम्हारा को ये नहीं लगा कि हम इस पोती को वहां से निकाल दें, इसे बचा दे, इसका तलाक करा दे कोर्ट में ले जाके। नहीं दादी, सगी नहीं थी ना मैं आपकी। जब पापा ही आपके सगे नहीं थे, आपने पैदा ही नहीं करा पापा को, तो उसके औलाद से तुम्हें कहाँ प्यार होगा। आपने कहा गई तो गई, मरी तो मरी, पर आपने ये नहीं सोचा कि इसे बचा लूं मैं। तुम 4 बुआएं और तुम मेरे भाई लोग जो राखी बंधवाते थे, पारस और सागर, आज क्या हुआ? आज मामा जी के जाने के बाद गुड़िया को ही भूल गए, क्यों? और दादी का ये कहना था जब पापा एक्सपायर हुए, अब तो देने वाला मर गया, लेने वाले बच गए, तभी रिश्ता टूटा था ना। उसी दिन से मैंने कहा था ना दादी, तो ठीक है, फिर तो लेने वालों को कोई मतलब नहीं है अब आपसे, हम दूर हो रहे, फिर नहीं बांधेंगे राखी। अगर राखी बांधने का अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई पैसे खर्च होते हैं, तो दादी मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रही थी, मेरे पापा हमारे लिए कर गए थे। मुझे पापा ने जाते जाते बताया था, और मरता बाद भी कभी झूठ नहीं बोलता, ये मुझे अब पता लगा भागवत में।
जब वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा तू उस घर का बेटा बन के रही हो, मैंने ही तुझे अपना सब कुछ दे रखा है। मुझे कुछ नहीं पता था इनके चीज़ के बारे में, मैंने ही अपना सब कुछ तेरे को दे रखा है। मम्मी तो दिमाग से कमज़ोर हो चुकी है, वो घर नहीं ठीक से चला पाएगी, उससे सब कुछ छीना जाएगा। और बहन छोटी थी, 12 साल की बच्ची। मेरे पापा को मेरे पे इतना विश्वास था, वो एक पिता ही था जिसने मेरे पे विश्वास किया, और एक मेरे बड़े मामा जी। बाकी तुम सब ने मुझे जलील किया, चाहे मेरी मौसियाँ हो, चाहे बुआ हो, और चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। बस झूठे आरोप लगा लगा के मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। अब अपने अपने कर्मा तुम सब भोग रहे हो, तो अब तुम ये सोचते हो कि मैं तुम लोगों के ऊपर जादू टोने कर रही हूँ। तुमने किसी की लड़की को इतना जलील करा, ये ऐसे शुरू से ही। चाहे मेरी मासियाँ हो, मैं गंदी हूँ। क्यों भाई? इसलिए गंदी हूँ कि ईशा साइंस साइड से पढ़ती थी, तुम्हारी बेटियां आर्ट साइड से पढ़ती थी। ईशा के अंदर जो इंटेलिजेंसी थी वो तुम्हारी बेटियों में नहीं थी। ईशा 12 साल की उम्र में घर सारा संभाल लेती थी, तुम्हारी बेटियों में वो क्वालिटी नहीं थी कि वो तुम्हारे को गरम गरम रोटियां बना के दिए। कम से कम मैंने अपनी माँ को गरम रोटियां तो दी, मैं अपने पापा को तो खाना देती थी गरम, रात को 1 बजे जब ड्यूटी से आते थे। चाहे मैं छोटी थी, चाहे मैंने बचपन नहीं खेला, चाहे मैंने गुड्डा गुड़िया नहीं खेले, चाहे मेरे अरमान पूरे नहीं हुए, चाहे मेरे 2 फ्रॉक मैंने बचपन में पहनी, वो मेरी नानी ने मेरा शरीर ढका। क्यों? अरोड़ा फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि अपनी पोती को ढक देते। सब याद है मुझे दादी, सब। वो शेनाथ ताई जी के यहाँ से बाग से लीची आड़ू आना, और गुड़िया ये चुपके से तुम्हें देख रही है खाते हुए बुआओं को, पर ये गुड़िया तुम्हारे सामने नहीं आती थी कि दादी मुझे 2 लीची दे दो। मुकद्दर है। और आज गुड़िया के पास इतना है कि तुम जैसों को लीची के डब्बे भर दे। ये लिखी है मेरे बाप ने मेरी कलम। तुम लोग मेरा नसीब नहीं लिख पाए, पर मेरे पापा ने ऊपर जा करके मुझे सोने की कलम लिख दी, ये ले तू राज कर। ये लिखी है मेरे पिता ने मेरी कलम, कि आज मैं तुम्हारे जैसों के घर में ना लीची के पेड़ तक भिजवा दूं, पूरे के पूरे कटिंग करके। आज मैं बोलूंगी, तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन तुम लोगों ने अगर मेरा साथ दिया होता तो तुम्हारे अरोड़ा परिवार की लड़कियों को बेरी फैमिली के रावण जैसे उठा के लेके नहीं जाते। ये बदमाश लोग नहीं उठा के लेके जाते फिर तुम्हारी पोती को। लेकिन आपने भी पापा के जाने के बाद साथ छोड़ दिया। मेरे पापा जब एडमिट हुए थे तो 3 बजे, मैं आपको बात बता रही थी, उस वक्त मेरे पापा ने मुझे बोला कि अपनी दादी बुआ किसी पे भी विश्वास नहीं करना, तू मेरा बेटा है, बहन को अपनी बच्ची बना के रखना। मैंने उस वक्त मैंने अपने पापा से वादा करा, ये मेरी बेटी रहेगी पापा, कभी बहन नहीं बनाऊंगी इसे। दुनिया की समाज में नजर रहेगी छोटी बहन है, लेकिन दिल में मेरी बेटी रहेगी। इसके लिए अगर मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी तो मैं शादी भी नहीं करूंगी, मैं मम्मी के साथ रहूंगी और इसकी शादी कर दूंगी। ये तक मैंने करा। लेकिन जब हम दिल्ली लेके जा रहे थे, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अपोलो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस में थी, 3 दिसंबर 2010 की बात है ये, ठंड का टाइम, रात के 1 बज रहे थे और हम मेरठ ही पहुंचे थे। और मेरे पापा एम्बुलेंस में ही, वो भी अपने पापा के पास चले गए। उनका सर मेरी गोद में था, आँख खुली रह गई, वो खुला रह गया। मेरे पास एक डॉक्टर था, मेरी बुआ का लड़का सागर भाई, ये भी उम्र का छोटा था, पर मैं फिर भी इसे ले गई कि चलो पापा को वॉशरूम तक तो ले जाएगा। दादी दुनिया में दिखावे के लिए वो भी एम्बुलेंस में बैठ गई। दुनिया क्या कहेगी कि जवान बेटी को भेज दिया अकेले दिल्ली। लेकिन मुझे डर नहीं था, क्योंकि मेरा तो सारा नानका दिल्ली रहता है, मेरे तो सारे मामा मासिया सब वहाँ पहुँच रहे थे अपोलो हॉस्पिटल रात को 2 बजे। लेकिन वो मेरठ तक ही पहुँच पाए। मैंने वो दर्द देखा है, वो मौत मैंने पास से देखी है, तब पता चला कि मौत क्या होती है। कैसे
एक पिता के प्राण ले लिए जाते हैं और वो अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी इस बेटी को एक जिम्मेदार पर्सन बना के चले जाते हैं और उस अपनी कलम वो अपनी उस बेटी के हाथ में दे जाते हैं। सारा बैंक बैलेंस टोटल और दुश्मनी साथ में फ्री मिली, दादी से, बुआ से, रिश्तेदारों से। इसके हाथ में ही क्यों सब पेपर आ गए, इसके हाथ में ही क्यों सारा पैसा दे गया अशोक, इसके हाथ में सब कुछ क्यों दे के गया बैंक बैलेंस। माँ से तो हम खींच लेते, बहन भी छोटी थी, उसको कौन देता, कानूनी अलाउड नहीं करता 12 साल की बच्ची को। मेरे पास आज सब कुछ था लेकिन मेरा पिता नहीं था। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि वो मेरे पिता के साथ जो रहती थी वो छतरी मुझे बचा के रखती थी बारिश से। वो छतरी क्या हटी, मुझे सारे दुश्मनों ने गंदगी डाल डाल के मुझे भिगो दिया, चाहे वो मेरी माँ से ही हो। तुम सब अपने कर्म भोगोगे। आज मैं खुला बोल रही हूँ, तुम्हें भगवान नहीं बख्शेगा। मैं बर्दाश्त करती करती चली गई। अरे क्या बिगाड़ा इस ईशा ने तुम्हारा। मेरा स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुआ। जो दुश्मन बने, मेरी दादी, मेरी बुआएं, बुआ के लड़के, चाची, चाचा, पूरे आस पड़ोस और भूमाफिया पीछे लग गए, खुद आ गए शादी का रिश्ता लेके। पता है हाथ में कलम है सोने की इस लड़की के, दबोच लेंगे, बहू को जला देंगे, सारी प्रॉपर्टी फिर बेरियों के खानदान में आ जाएगी। कैसे कैसे इन्होंने रिश्ता करा मैं अब आपको बताती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सच है, जहां से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। थैंक यू।